नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। घर दिलवा दो मिश्रा जी, नया शहर है, किसी को जानता भी नहीं हूँ मैं। नौकरी के पहले दिन के खत्म होते ही कमल ने अकाउंटेंट मिश्रा जी से बोला, अरे भाटी साहब, क्यों चिंता करते हो? अपने ऑफिस के बगल वाला कमरा बिल्कुल खाली भी है और सही भी है। बस अभी बात करवा देता हूँ मकान मालिक से। मिश्रा जी बोले और कमल का हाथ पकड़कर बढ़ लिए। 3 मंजिल बड़ी सी हवेली और उसमें रहने वाले सिर्फ 2 अधेड़ उम्र के दंपत्ति। आइए भाटी जी, आप मनोज शर्मा हैं और आप उनकी मिसेज। सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए मिश्रा जी परिचय करवाते हुए बोले, सामान्य मेलजोल के बाद परिचय और कमरा देने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करी गई और कमल को कमरे की चाबी सौंप दी गई। कमल शर्मा जी के उस बेडरूम का मुआयना सा करने में लग गया। बिस्तर पर बीमार पड़े मनोज जी और एक अजीब सी दुर्गंध उनके कमरे में और दीवारें काटने को महसूस होती थी, जैसे कि किसी की उपस्थिति हो। चाबी लेकर कमल अपने नए ठिकाने की तरफ बढ़ लिया था, पर जैसे कोई ताकत उसे बोल रही हो कि वो है जो उसे देखेगा और सुनेगा। 10 बाय 10 के उस कमरे में एक तरफ एक अलमारी रखी थी और उसके ठीक बगल में लकड़ी के पायों पर बनी हुई एक चारपाई मौजूद थी। कमल की नौकरी का पहला दिन बहुत व्यस्त गुजरा था, पर नींद उसकी आंखों से गायब थी। तंत्र की किताबें पढ़ने के शौकीन कमल ने बैग से एक किताब निकाली और पन्ने पलटने लगा और एक पेज पर उसकी खोज ठहर गई। कहीं भी उसकी उपस्थिति गंध से वहां रह रही आत्माओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। शुद्ध आत्माओं की गंध फूलों की जैसी या मीठी होती है। बुरी विचार वाली आत्माओं की उपस्थिति से जलने की गंध आती है और बुरी आत्माओं की गंध बहुत ही तीव्र और बदबूदार होती है। किताब उस कमरे में अतृप्त आत्माओं के होने की तरफ इशारा कर रही थी। कमल रात भर शर्मा जी के बारे में ही सोचता रहा। उनकी बीमारी और उस मौजूदगी का कोई रिश्ता जरूर है। कल सुबह खुद मिलकर पूछूंगा उनसे। नहीं नहीं, उनसे पूछना सही नहीं रहेगा। भाभी जी से पूछूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। यही सब सोचते सोचते उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह होते ही जब कमल कमरे से निकला, मिसेस शर्मा कपड़े सुखाने डाल रही थी। भाभी जी, आपसे कुछ बात करनी थी, कमल बोला। मिसेस शर्मा जी ने सहमति व्यक्त कर दी थी। भाभी जी, ये भाई साहब कब से बीमार हैं? कमल ने सीढ़ियाँ पूरी करते ही बोला, भैया 2 साल हो गए हैं। बुखार से शुरू हुई थी इनकी बीमारी, आज सीरियस लेवल तक पहुंच गई है। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य हकीम के चक्कर लगाए, मंदिर मस्जिद सब जगह दुआएं मांगी, पर इनकी हालत है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। हर दिन मौत। इतना बोलकर मिसेस शर्मा फफक कर रो पड़ी। अपने बच्चे, आपके बच्चे, कमल इतना ही बोला था कि भाभी जी बोल पड़ी। एक बेटी थी 3 साल की, पहले मलेरिया ने निगल लिया, अब यही एक सहारा है जीने का। जिस दिन ये इसके आगे मिसेस शर्मा जी की जुबान बंद सी गई और गला रुंध गया। खुद के जज्बात समेटती वो आसमान की तरफ देखने लगी। आप शक्तियों पर विश्वास करती हैं? कमल बोला। कैसी शक्तियाँ? मिसेस शर्मा ने सवाल किया। आत्मा, प्रेत, भूत, कमल बोला। मतलब मैं समझी नहीं। भाभी जी के चेहरे पर डर के भाव थे। मनोज जी बीमार नहीं बल्कि प्रेत बाधित हैं और इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक ये ना पता चले कि ये प्रेत किसका है और चाहता क्या है। कमल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मिसेस शर्मा के मुंह से शब्द जैसे फूट ही नहीं रहे थे। आंखें बस चारों दिशाओं को टटोलने में लगी थी, जैसे कुछ याद सा कर रही हो। अक्सर घर में कोई सामान गायब सा हो जाता है और फिर मिल भी जाता है। पंखा भी सीधा नाचता है तो कभी उल्टा। बल्ब जलने बुझने का खेल भी खेलते हैं।
कि कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। अरे बाबा, अब क्या होगा? मिसेस शर्मा भय से थर-थर काँपने लगी। चिंता मत कीजिए भाभी जी, ये शक्तियाँ आपको नुकसान पहुँचाएगी नहीं, क्योंकि अगर पहुँचाना होता, अब तक पहुँचा चुकी होती। वो तो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती है, इसलिए मनोज जी बीमार हैं और आप इलाज ढूँढती रहीं। आइए मेरे साथ। और कमल आगे-आगे बेडरूम की तरफ बढ़ लिया। मिसेस शर्मा ठीक पीछे ही खड़ी हो गई। मनोज जी नींद में बड़बड़ा रहे थे, जैसे किसी से माफी मांग रहे हो। भाभी जी, गंगाजल है घर में? कमल ने पूछा। जी अभी लाई। इतना बोलकर मिसेस शर्मा मंदिर की तरफ बढ़ी और गंगाजल की बोतल लाकर कमल के हाथ में थमा दी। गंगाजल की कुछ बूंदें हाथ में लिए कमल ने मनोज जी के पलंग के चक्कर लगाने शुरू किए। साथ ही साथ बुदबुदाता भी जा रहा था। हर कदम के साथ जल की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती जा रही थी। जैसे ही कमल के कदमों का चक्कर पूरा हुआ, मनोज जी की आवाज खर्राटों में बदल गई। शक सही था, भाभी जी, मनोज जी पर प्रेत का साया है। अब चिंता न करें, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। इतना बोलकर कमल दरवाजे की ओर बढ़ चला। दिन भर के काम के बाद शाम को फिर से कमल मनोज जी को देखने गया। भाभी जी कैसे हैं मनोज जी? कमल ने पूछा। भैया, 1 साल के बाद इतनी गहरी नींद में पहली बार सोते हुए देखा है मैंने। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ रुक कर बोली, रात में एक बार और पूजा कर दीजिएगा। कमल ने हामी भरी और कमरे पर आ गया। खाना खाने के बाद अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर कमल मनोज जी से मिलने जा पहुंचा। कैसे हैं मनोज जी? घूमते ही उसने सवाल किया। भाटी जी, सरिता ने बताया आपका बहुत शुक्रिया है, आपकी मदद की। जरा सोने से पहले फिर से एक बार वही प्रक्रिया दोहरा दी जाए। आज वाकई बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। मनोज जी बोले। जी बिल्कुल भाभी जी, गंगाजल के साथ 2 अगरबत्तियां भी ले आइएगा। और हाँ, माचिस भी, कमल बोला। मिसेस शर्मा तुरंत मंदिर की तरफ बढ़ी और कहा गया सारा सामान ले आई। कमल ने अगरबत्तियां जलाई और गंगाजल हाथ में लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी। चक्कर पूरा होने के बाद अगरबत्ती अपने पलंग के सराहने खोसकर कमल ने विदा ले ली। कमल ने अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला, उस वही अजीब सी बदबू ने उसे घेर लिया था। कमरे में किसी की मौजूदगी साफ अनुभव हो रही थी, ऐसा जैसे कोई उससे नाराज था। उससे कमल भीतर घुसा तो सामने मेज पर तंत्र की वो किताब फटी पड़ी थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे 2 टुकड़े कर दिए। कमल डरा तो नहीं था, पर सशंकित जरूर था। शायद उस ताकत ने कमल का दिया चैलेंज स्वीकार कर लिया था। रात तकरीबन 1 बजे कमल का दरवाजा बहुत जोर से खटखटा। खोला तो मिसेस शर्मा थी, बहुत बेचैन और घबराई हुई। भाभी जी, क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। उनको सांस नहीं आ रही, बहुत तबीयत खराब हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मिसेस शर्मा घबराई हुई सी बोल रही थी। इंतजार मत कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी से, कमल बाहर की ओर भागता हुआ बोला। 15 मिनट के भीतर एम्बुलेंस दरवाजे पर खड़ी थी। कमल की मदद से मनोज जी को मिसेस शर्मा ने एम्बुलेंस में लेटाया और खुद स्कूटर लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल लिया। इमरजेंसी में मनोज जी को एडमिट कराया गया, पर 1 घंटे के बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मनोज जी को एम्स रेफर कर दिया गया था। कुछ देर में ही पास के शहर में रहने वाले मिसेस शर्मा के 2 भाई वहां पहुंच पहुंच चुके थे। उनको दिल्ली ले जाने की पूरी व्यवस्था कर ली गई। अचानक से आई इस समस्या के लिए मिसेस शर्मा तैयार नहीं थी और घर के जेवर और कैश भी बिना ताले पड़ा था। ऐसे में कमल से बेहतर विश्वास पात्र उनको कोई नहीं लगा और घर की चाबियां वो उसे सौंप दी गई। कमल समझ चुका था कि उनकी अनुभवहीनता की वजह से ये नौबत आई थी, पर इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। उनकी क्रिया की जोरदार प्रतिक्रिया थी यह। मिसेस शर्मा ने कमल के ऊपर ही सोने को बोला था और जिम्मेदारी भी दे दी मिशेल की। मिशेल एक कुतिया थी जो हमेशा छत पर बने आशियाने में रहा करती थी। मिसेस शर्मा ने हिदायत भी दी थी
उसे खाना दरवाजे के नीचे से ही खिसका कर डाल दीजिए। क्षोभ और शंका में मनोभाव से घिरा कमल हवेली पर वापस आ गया। घर के हर दरवाजे को उसने ताले से बंद किया और सबसे आगे की बैठक में अपने सोने का इंतजाम कर लिया। अभी आंखें लगी ही थी कि ऐसा लगा जैसे कोई आरी से छत काट रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं घर में किसी के न होने की खबर पाकर किसी ने सेंध मार ली हो और चोरी की तैयारी में हो। कमल खुद से बोला, पर छत पर तो कुत्ता भी है, हो सकता है उसे मार दिया हो, बेहोश कर दिया हो। यही सब सोचते हुए कमल बिस्तर से उठा और आंगन की तरफ बढ़ गया। काटने की आवाज आंगन में और तेज थी, बिल्कुल साफ जैसे आरी के पत्थर पर घिसने की आती है। कमल आड़ लेकर छत पर लगे लोहे के जाल को ताकने लगा। तभी मिशेल हवा की रफ्तार से जाल के ऊपर से भागी, इतनी तेज कि जाल भी थरथरा गया। सच बोला था मिसेस शर्मा ने, वाकई मिशेल बहुत खतरनाक है, पर अगर ये सही सलामत है तो छत पर तो कोई हो नहीं सकता। कमल खुद से बातें कर रहा था, तभी मिशेल फिर से उस जाल से निकली और नीचे कमल को देखकर भौंकने लगी। कमल वापस बैठक में आ गया। आवाज कभी धीमी पड़ती तो कभी तेज हो जाती। तभी अचानक आवाज की दिशा बदल गई। अब की वो किचन से आ रही थी। कमल उठकर किचन की तरफ भागा तो आवाज मनोज जी के बेडरूम से आने लगी। कमल उस आवाज का पीछा कर रहा था और वो आवाज उसे पूरे घर में दौड़ा रही थी। कुछ देर में हर दिशा में वही आवाज गूंजने लगी। कमल वापस आकर अपने पलंग पर बैठ गया और धीरे धीरे आवाज खामोश हो गई। बेचैन कमल एक टक सामने के दरवाजे को देख रहा था। एक साया तेजी से दरवाजे के बाहर से गुजर गया। कमल भागा तो दोनों तरफ से दरवाजे बंद। उस गैलरी में कोई भी मौजूद नहीं था। कमल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे इस घर में कमरा किराए पर लेना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती लग रही थी, पर अब शायद कोई रास्ता नहीं था। हवेली की सुरक्षा की जिम्मेदारी से भागकर वो कहीं नहीं जा सकता था। अचानक छत पर लगा पंखा उल्टा घूमने लगा था। कमरे में लगी लाइटें जलने बुझने का खेल खेलने लगी थी। अब तो कमल को अपने हर तरफ किसी के खड़े होने का डर लग रहा था। वो पूरी रात दहशत और डर में बीत गई। ऑफिस में थोड़ा सुकून तो मिला, पर दिन गुजर कर रात का साया फिर से उसी कमरे पर आकर रुका था। आज की रात अजीब सी शांति थी माहौल में, पर उसे तोड़ने के लिए कमल ने एक एफएम चला रखा था। रात के 10 बजे रेडियो पर बज रहे दो गानों के बीच घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। किशोर कुमार का गाना चिंगारी कोई भड़के अचानक से खामोश हो गया और स्पीकर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। कमल ने कान लगाकर उस आवाज को सुना, खजाना खजाना खजाना। लगभग 4 मिनट तक इसी सुर में पुकारता रेडियो बंद हुआ और फिर एक नए गाने के साथ बोल पड़ा। कमल हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, पर शायद यह कारगर नहीं थी। रात के सन्नाटे में सिक्के खनकने की आवाज शामिल हो गई, जैसे बहुत सारे सिक्कों को कोई हथेली में लेकर बजा रहा हो। कभी वो खनक भीतर के कमरे से आती तो कभी बाहर गैलरी से। दिशाएं बदल बदल कर हर जगह बस सिक्के खनक रहे थे। तभी कमल के कान में एक तेज आवाज गूंजी, खजाना घड़ा है। कमल झटके से उठ बैठा और निगाहें आवाजें ढूंढने लगी, पर वहां कोई नहीं था। अभी कमल की नजर किचन की खिड़की पर गई। एक साड़ी पहने साए से वो रूबरू था। इसके पहले कि उसकी चीख निकलती, उसे पिताजी का सिखाया चौकी लगाने का मंत्र याद आ गया। जैसे ही मंदिर से गंगाजल उठाकर कमल ने चौकी लगानी चाही, सब कुछ शांत हो गया। कमल ने मंदिर के पास ही सोने का फैसला किया और वहीं बिस्तर लगाकर लेट गया, पर नजरें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले पा रही थी। उस रात और कुछ नहीं हुआ। नींद ले पाने की गुंजाइश ना तो कमल का मन दे पा रहा था और ना ही उसकी आंखें। अनिद्रा से भरी रात और कमल से
काम से भरे उस दिन ने कमल को शारीरिक रूप से तोड़ दिया था, पर जाने कौन सी ताकत थी जो उसे मानसिक तौर पर मजबूती दे रही थी। आज उस भूतिया हवेली में उसकी तीसरी रात थी, पर आज वो बहुत मजबूत था। मन में शायद तैयार था हर चुनौती के लिए। आज भी रात की शुरुआत आधी की आवाज से हुई और फिर सिक्के की खनक में बदल गई। कमल कमरे के बीचों बीच पड़े पलंग पर डट कर बैठा था। तभी एक साया चहल भरी हंसी की आवाजों के साथ गैलरी से गुजर गया। आंख मिचोली ही खेलोगे या काम की बात भी करोगी? कमल चिल्लाया। कमल के इतना कहते ही कमरा शांत हो गया और जैसे दूर से मुआयना करा जा रहा हो उसका। कमल की आंखें भी कमरे के हर कोने को ताड़ रही थी। कमरे के सन्नाटे को पायल की आवाज ने तोड़ा। छम 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 आवाज गैलरी से आ रही थी और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। होठों तक चेहरे को घूंघट में दबाए एक महिला ने कमरे में प्रवेश किया। सफेद और लाल रंग की गहरी कड़ी हुई साड़ी और होठों पर कोई भी जज्बात नहीं। पायल की छमछम रात के सन्नाटे में घुलने लगी थी। उस औरत के कदम कमल से 1 फुट की दूरी पर आकर ठहर गए। घूंघट के पीछे उसकी नजर कमल को ही देख रही थी। कमल ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। डट कर वहीं बैठा हुआ था, बस दोनों एक दूसरे को ताक रहे थे। तभी वो औरत कमल की तरफ झुकी और ठीक कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाई, खजाना गड़ा है। और फिर सीधी खड़ी हो गई। कमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, कहाँ? उस औरत के चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान आई और चेहरे को तरेर कर बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तुझे एक वादा देना होगा। कि कैसा वादा? कमल की आवाज अटक रही थी। कि तू मेरा एक काम करेगा, औरत बोली। बिना काम जाने कैसा वादा? कमल ने जवाब दिया और अचानक ही उसका हाथ उस औरत की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल वहां कोई नहीं था। उस औरत की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी, खजाना गड़ा है। वह औरत कौन थी और चाहती क्या थी? यह बात कमल को बेचैन कर रही थी। वो उठा और कमरे में चहलकदमी करने लगा। कोई तो रिश्ता है इस खजाने वाली औरत और इस घर के बीच। हाँ, इसका मतलब खजाना इसी घर में मौजूद है, पर कहाँ? वो औरत चाहती क्या थी? आखिर कौन सा काम करवाना चाहती है वो मुझसे? नहीं नहीं, बिना काम जाने मुझे हाँ नहीं बोलनी। रेत है, क्या पता मेरा शरीर ही मांग ले। यही सब सोचते हुए कमल ठिठक गया और सामने की दीवार पर जैसे किसी किसी ने पेंसिल से खजाना लिख दिया हो। पर जैसे ही कमल उसके पास गया, वो शब्द गायब हो गए। अब की पलटा तो सामने वाली दीवार पर एक शब्द लिखा था, वादा। कमल जोर से चिल्लाया, बिना काम जाने मैं हाँ नहीं कहूँगा। कमल जैसे उसे देख रहा था, कमरा जैसे उसे देख रहा था, दीवारों में जैसे आंखें निकल गई हो। कमल अपने पलंग पर वापस आकर बैठ गया और कुछ देर बाद लेट गया। आज तीसरी रात उसे नींद आगोश में लेने लगी थी। शायद लगातार 2 दिन सो न पाने के कारण वह बहुत थक गया था। कमल सोना नहीं चाहता था। वो उठकर बैठ गया और इंतजार करता रहा कब वो फिर से आए और उसे वो राज बताए जिसे बताकर वो गायब हो गई थी। पर वो नहीं आई। भाटी साहब, कुछ खोज खबर मिली मनोजगी? मिश्रा जी ने सुबह पूछा। नहीं, पर इतना बोलकर चुप हो गया। पर क्या भाटी जी? मिश्रा जी ने सवाल दाग दिया। पर मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे होकर ही वापस आएंगे। कमल ने बात पलट दी। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ कहने की वजह से राज यहीं दफन होकर ना रह जाए, और शायद यही राज मनोज जी की जान बचा सकता था। आज चौथी रात थी। कमल दिमागी रूप से हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। पिछली 3 रातों से उसे उसके मन में डर की जगह उत्सुकता को
बिठा दिया था। खाना खाकर कमल उस औरत का इंतजार कर रहा था। बार बार घड़ी को देखता, कभी बैठ जाता तो कभी टहलने लगता। रात के 2 बज चुके थे, पर आज ना तो आरी की आवाज आई, सिक्कों की खनक। दीवारों पर भी कोई संदेश नहीं उभरे। लगता है सिलसिला खत्म हो गया। शायद मेरी बात को उसने ना के तौर पर स्वीकार कर लिया। कमल ने खुद से इतना कहा और लेट गया। 3 दिन की थकान ने उसे सोने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ही देर में कमल ने खुद को उसी घर में खड़ा पाया। यह घर तो वही था, पर दृश्य बिल्कुल अलग था। ऐसा दृश्य तकरीबन कई साल पहले कमरे में लाइटों की जगह मशाल जल रही थी। एक और बड़ी सी खिड़की थी। बैठक में सोफे की जगह पर दीवान पड़े थे। ऐसा जैसे कमल भूतकाल में पहुंच गया हो। कमल ने खिड़की से बाहर झांका तो सामने एक इमारत पर यूनियन जैक लहरा रहा था। घोड़े पर 2 गोरे सैनिक गश्त लगा रहे थे। हर दुकान पर पूछताछ कर रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खटका। भीतर से एक औरत निकल कर आई और दरवाजा खोल दिया। डाकू के भेष वाला एक शख्स भीतर घबराया हुआ आया था। भवरी, अब की बहुत बड़ा हाथ मारा है मैंने। देख, पूरा थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, पर पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तू छिपा ले मुझे। वो डाकू भीतर आते ही बोला, रोशन सिंह, तुम मुझे भी मरवाओगे किसी दिन। कितनी बार बोला है कि डाका डालकर यहाँ मत आया करो। अब आ ही गए हो तो जाओ तय खाने में छिपो, मैं देखती हूँ। भवरी बोली। कमल ने भवरी के होठों पर नजर दौड़ाई। ये वही रात वाली औरत थी। डाकू रोशन सिंह तय खाने की तरफ बढ़ लिया था कि दरवाजा फिर खटका। अब की दरवाजे पर अंग्रेज सिपाही थे। मैडम, कोई आया तो नहीं था यहाँ? उनमें से एक सिपाही बोला। नहीं, किसे खोज रहे हैं आप लोग? भवरी बोली। डाकू रोशन सिंह को। राजा साहब की बेटी और पत्नी को कत्ल करके और पैसे लूट कर भाग निकला है वही, सिपाही बोला। वो मशहूर डाकू रोशन सिंह जिसके सर पर 500 रुपए का इनाम है, भवरी बनते हुए बोली। वो यहाँ क्यों आएगा? जमींदार की विधवा हूँ मैं, काट नहीं डालूंगी उसे। ठीक है, परेशानी के लिए माफी चाहेंगे। आप खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए। इसी इलाके में देखा गया है वो। इतना बोलकर वो दोनों उल्टे पांव लौट गए। उनके जाते ही भवरी के कदम तहखाने की तरफ बढ़ चले। कमल भी पीछे पीछे चल पड़ा। तहखाने में पहुंचते ही भवरी जोर से चीखी, कत्ल करके आए हो तुम? डाका वाका तो ठीक है, पर कातिल? तू चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा, पर ये पैसे छिपा ले, बाद में आकर ले जाऊंगा, रोशन सिंह बोला। भवरी कुछ देर तो चुप खड़ी ही रही, फिर कुछ सोच कर बोली, ठीक है, जा ऊपर कमरे से आरी निकाल ले। रोशन सिंह गया और 5 मिनट बाद एक बड़ी सी आरी के साथ लौटा। दोनों ने बारी बारी दीवार पर आरी चलाकर एक बड़ा सा छेद बनाया और उसमें सिक्के डालना शुरू कर दिया। सिक्के गिराने की खनक पूरे तहखाने में गूंज रही थी। 2 घंटे में दीवार को बंद करके पहले जैसा कर दिया गया। फिर रोशन ने भंवरी को गोद में उठाया और ऊपर की तरफ बढ़ लिया। दोनों एक कमरे के भीतर जाकर बंद हो गए। कमल बाहर ही खड़ा था, तभी दूसरे कमरे से 2 ढाई साल का एक बच्चा बाहर आया और माँ माँ करता इधर उधर भटकने लगा। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। कमल ने उसको आवाज दी, पर जैसे उसने सुना ही ना हो। उसकी माँ शब्द की पुकार बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजा खुला और भंवरी निकली। उसने प्यार से बच्चे को गोद में ले लिया और दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाते ही रोशन सिंह कमरे से निकला और मुख्य दरवाजे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद दूर से गोलियों की आवाज आने लगी और फिर सन्नाटा पसर गया। कमल ने खिड़की से झांका तो हर घर के बाहर लोगों का मजमा लगा था। भंवरी भी भागकर खिड़की पर आ गई, जोर से चीखी, अरे डाकू रोशन सिंह मारा गया। ताई नीचे से ही चिल्लाई। तभी कमल की आंखें खुल गई। यह तो सपना था, पर शायद सच था। वही सच जिसे जानना चाहता था। अब उसे यह भी मालूम था कि खजाना कहाँ है। एक ख्याल उसके मन में आया कि उसकी जगह जाकर
उन पैसों को निकाल ले, पर जिस पैसे की वजह से भंवरी प्रेत योनि में भटक रही है, उसे लेकर वो शांत कैसे बैठ सकता था। पर एक सवाल अभी भी अनसुलझा था कि आखिर भंवरी चाहती क्या है। यही सब सोचते हुए कमल गया। सुबह उठकर नहाया धोया और ऑफिस पहुंच गया। शाम के 4 बजे एक ऑटो आकर हवेली के आगे रुका और अपने कदमों पर चलते हुए मनोज जी ने गेट खोला। कमल काम छोड़कर उनकी तरफ बढ़ लिया, उनको पानी पिलाया और हालचाल पूछा। भैया जाने क्या हुआ, अचानक से इनकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और आज सुबह डॉक्टरों ने डिस्चार्ज भी कर दिया। भगवान की दुआ से अब एकदम स्वस्थ हैं ये। मिसेज शर्मा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चलिए मैं अपना सामान ले लेता हूँ और कुछ बात भी करनी है आपसे। कमल बोला, जी बिल्कुल आइए। वैसे तो कोई तकलीफ नहीं हुई आपको घर में? मनोज जी ने पूछा। मनोज हंसा और बोला, कुछ खास तो नहीं, पर एक राज जरूर पता चला है। बात करते करते तीनों उसी जगह आ गए। आप पहुंचे जहां कमल सोया करता था। उसके बिस्तर पर एक कागज फड़फड़ा रहा था। कमल आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। तुम कहानी जानते हो मेरी, पर मनोज को पूरा सच मत बताना। सही समझा, तुमने वो पैसा ही है जिसने मुझे प्रेत योनि में बांध कर रखा है। पैसे का किसी पुण्य में उपयोग हो जाए तो मेरी इस योनि से मुक्ति संभव है। मनोज बीमार था क्योंकि मेरे इशारे नहीं समझता था। तुम पहले इंसान हो जिसने बुलाया मुझे। वो पैसा निकाल लो और किसी अच्छे काम में लगवा दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। कमल ने उस कागज को मुट्ठी में बांध लिया। क्या है कमल जी? मनोज जी ने सवाल किया। कुछ नहीं, बस रफ वर्क है। कमल ने भंवरी की बात रख ली थी। आप मुझे कुछ बताने वाले थे? मनोज जी ने पूछा। जी, दरअसल आपके तय खाने की बाई दीवार के किनारे पर जहाँ पीला निशान लगा है, एक खजाना गड़ा है। उसकी वजह से भंवरी नाम की एक महिला प्रेत योनि में फंसी हुई है और वही आपके स्वास्थ्य के सही न होने का कारण बनी है। आप उस पैसे को निकाल कर उससे मंदिर बनवा दीजिए ताकि उनको शांति मिल सके। कमल बेहिचक बोल गया। मनोज जी के चेहरे पर अजीब से भाव आ रहे थे, जैसे सवाल और संवाद के बीच फंसे व्यक्ति के चेहरे पर आते हैं। वैसे ये भंवरी कौन है? कमल ने पूछा। मेरी माँ, मनोज ने जवाब दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।